हेलो गाइस। मैं हूं वीरेंद्र सिंह राणा और आपके पास फिर से हाजिर हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक को लेके। ये इसलिए क्योंकि आपको हमेशा ही अपनी लाइफ इसी के साथ जीनी पड़ती है। और अगर आप इसे अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि आप अपने और परिवार की लाइफ को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज के इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ इन्वेस्टमेंट, रिस्क एंड रिटर्न की। आज हम इसमें देखेंगे कि लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, अगर वो करते हैं तो किन किन एरियाज़ में करते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ कौन कौन से रिस्क साथ में चल रहे हैं, और रिस्क अगर कम करने हैं तो किस तरह से उनको कम किया जा सकता है और अपनी रिटर्न को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आज के हम इस लेक्चर में करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आइए गाइज, आज मेरे साथ आप शुरुआत कीजिए इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट मीन्स sacrifice of your today's money to earn something in the near future, and it may be for specified period of time at considerable amount of risk। यानी कि आज आपके पैसे का त्याग जो आपने भविष्य में कुछ कमाने के लिए किया है, और वो इन्वेस्टमेंट आपने किसी एक निश्चित समय अवधि के लिए, और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिस्क का मतलब है कि जितना रिस्क आप उठा सकते हैं आपने उस पर की है। ये सारी इसलिए की है क्योंकि भविष्य में आप उससे कुछ अर्निंग चाह रहे हैं। तो गाइज, इसके बाद हम बात अब करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम लोग, और कंपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करती है। इसके बहुत सारे गाइज रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि कॉमन हो सकते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि हम अपने मनी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे वो आप बैंक में रख रहे हैं, चाहे डिफरेंट एवेन्यूज़ में रख रहे हैं। मतलब आप उसको एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में ला के पब्लिक पोर्टफोलियो पे ला के उसको आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, और उसके बाद हम उस मनी को ग्रो करना चाहते हैं। मीन्स हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ही नहीं जीना चाहते, हम उसमें एक एडिशन चाहते हैं। इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उसके बाद हम एक उस पे स्टीडी अर्निंग, आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, ताकि आप अपना डे टू डे का भुगतान करते रहें, चाहे कंपनी है चाहे आप इंडिविजुअल हैं। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके लिए एक रीज़न और हो सकता है, जो कि टैक्स पेयर हैं या एसएससी हैं, तो वो अपने टैक्स बर्डन को कम करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन प्रतिभूतियों में जिन पर टैक्स एग्जम्पशन है या टैक्स फ्री हैं, या उनको कम टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आप क्या करके रखना चाहते हैं, रिटायरमेंट पे पहुंचे हैं तो आप रिटायरमेंट या फ्यूचर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि आपका भविष्य नौकरी के बाद क्या रहे, सुरक्षित रहे, और आप अपने परिवार के साथ अच्छे से जी सकें। और उसके बाद बहुत सारी अपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स हो सकती है। ये कंपनी के केसेस में प्रॉफिट अर्निंग रह सकता है। तो ये ढेर सारे रीज़न गाइज रह सकते हैं, जैसे हम कि हमें इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करते हैं, या हम इंटरेस्टेड होते हैं, उसमें बहुत सारे हो सकते हैं। उसको मैं ये बिल्कुल क्वांटिफाई नहीं कर सकता, पर जो कॉमन थे उसकी मैंने आपके साथ बात की। आइए गाइज, आप बात करते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मींस एवेन्यू मींस एरियाज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एरियाज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट में गाइस जो सबसे एक कॉमन पीपल के लिए है, दैट इज़ बैंक। आप बैंक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिपॉजिट करा सकते हैं। और जो एक कॉमन पीपल है जिसको डिफरेंट मार्केट की जानकारी नहीं है, चाहे वो शेयर मार्केट है, मनी मार्केट है, या रियल एस्टेट बिजनेस, या मींस डिफरेंट डिफरेंट वेन्यूज़ हैं। तो हम और आप जैसे कॉमन पीपल के लिए क्या है, सबसे बड़ा इसका वेन्यू है, यानी कि क्षेत्र है, वो है बैंक डिपॉजिट। बैंक में विभिन्न प्रकार के टर्म डिपॉजिट या विभिन्न प्रकार की आपकी सूटेबल चॉइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली बैंक आपको ढेर सारे वेन्यू देता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद गाइज, अगर आपको शेयर मार्केट का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप बॉन्ड्स और डिवेंचर, जो कि कंपनी की सिक्योरिटी होती है, उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। इसमें लगाने का मतलब है कि आपको बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा अर्निंग देगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें रिस्क जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। और उसके बाद एक शेयर जो बहुत कॉमन है, मींस वो लोग जो कि हाई रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिटर्न की लालसा रखते हैं, और कंपनी के ऑनर बनना चाहते हैं, तो वो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी रिटर्न पा सकते हैं। और अच्छी रिटर्न के साथ ही साथ गाइज ये भी ध्यान रखना है कि इनके साथ रिस्क भी साथ साथ में बहुत चलता रहता है। तो आपने ये देखना है कि आप उस रिस्क को अफोर्ड कर पाएंगे, तभी आपने शेयर्स की तरफ जाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एवेन्यू है हाई रिस्क टेकर के लिए। इसके बाद जो म्यूचुअल फंड जो कि एक बहुत ही कॉमन आज के डेट में एक एवेन्यू बन चुका है। आप टीवी या और उसमें भी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है यार।
तो ये भी एक बहुत कॉमन लोगों के लिए अप्रोचेबल है। इसका जो अमाउंट बहुत कम रहता है, कोई भी पीपल एक लो अमाउंट से इसको स्टार्ट कर सकता है, अपने अपने हिसाब से इसमें जो है डिफरेंट स्कीम्स है उसमें पैसे लगा सकते हैं। तो एक छोटे इन्वेस्टर्स के लिए जो कि ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते और रिटर्न की भी ज़्यादा इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक अच्छा वेन्यू हो सकता है। उसके बाद गाइस जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट में एक बहुत ही सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है, दैट इज़ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? जो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो मीन्स अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं गवर्नमेंट प्रतिभूति में, सिक्योरिटी में, तो आप ट्रेजरी बिल की ओर जा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बहुत सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइज एक और जो कॉमन पीपल के लिए बात है इन्वेस्टमेंट मेन्यू का क्षेत्र है, दैट इज़ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। आज के ज़माने में बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपके पास है। आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, आप अपनी नीड के हिसाब से, आप अपने जो है रिस्क कवर के हिसाब से बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है ले सकते हैं। और गाइज एक नया एवेन्यू है, दैट इज़ रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जो कि बहुत बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग बनाती है। मीन्स आप उन कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं। अगर उन कंपनी में आपको पैसा लगाना है तो गाइज आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपकी जो मनी जो है वो काफ़ी टाइम तक, मीन जो मेजोरिटी जो पीरियड है वो आपको ज़्यादा लंबा रखना पड़े। तो ये थे गाइज डिफरेंट एवेन्यूज़ जो आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुन सकते हैं और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। गाइस आइए अब बात करते हैं एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के तत्व कौन से हैं। अब इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसके साथ जो है तीन तत्व हमेशा साथ में चलते हैं, जो कि सबसे बड़ा है रिस्क, रिटर्न, जिसकी हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी मीन्स आपका जो है टाइम पीरियड, ये बहुत ही प्राइम एलिमेंट हैं आपके इन्वेस्टमेंट के, जो हमेशा ही इन्वेस्टमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। तो गाइज आइए अब इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिस्क, रिस्क गाइज जैसा कि हम और आप इस वर्ड से हमेशा ही परिचित हैं, रिस्क को हम अपने अपने तरीके से डिफाइन करते हैं। लेकिन एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रिस्क क्या है कि आपको लगता है कि आपको जो है इन्वेस्टमेंट में जो आपने की है उस पे जो आपने सोचा था वो आपको नहीं मिलने वाला है, या उसमें कुछ डेविएशन होने वाला है। तो इसको हम कह सकते हैं कि फियर ऑफ लॉस। अब आपको डर है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको कुछ ना कुछ लॉस ना हो जाए, और अन्य भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि जो आपने सोचा था कि मैं इस इन्वेस्टमेंट पे इतना रिटर्न लूँगा, उससे आप जो है क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। तो मीन्स हम इसको बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में वॉलेटिलिटी, मीन्स वेरिएशन। वेरिएशन किस में? एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न में। अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क कहते हैं। अगर आपको जो है, जो आपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रखा था, अगर आपको वही मिल रहा है, फियर ऑफ लॉस नहीं है, उसमें वेरिएबिलिटी नहीं है, तो दैट मीन्स देयर इज़ नो रिस्क, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो एक्चुअल रिटर्न के बराबर है। तो गाइज इस पे हम रिस्क पे बहुत सारी आगे बातें करने वाले हैं। तो अब इसके बाद करेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या है गाइस, कि आपने जो है मनी का सेक्रीफाइस किया है और उसके बदले में जो आपको रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज़ रिटर्न। और रिटर्न एक जो है शेयर मार्केट में, या आप कहें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, जिसको आप कह सकते हैं कि इनकम के फॉर्म में। अब इनकम के फॉर्म में रिटर्न रहने का मतलब है, जो कि नॉर्मल पीपल यही समझते हैं कि भाई जो इनकम, यही एक क्या है, रिटर्न है। लेकिन यही रिटर्न नहीं होती है। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें भी वेरिएशन आता है, और वो भी एक रिटर्न, जब आप मेच्योरिटी पे उसको मेच्योर कर लेते हैं तो वो क्या है, वो भी आपकी ही रिटर्न का पार्ट होता है। और कई बार क्या होता है, जो एक अप्रोप्रिएट रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो भी आपकी रिटर्न को बढ़ाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये जो आपकी स्कीमिंग जो एक रेट रहता है उससे ज़्यादा ऊपर बहुत ये इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो है परचेजिंग पावर मनी की गिरा देगा। लेकिन हम कहते हैं कि ये कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन भी आपके मार्केट में रहना ज़रूरी है। तो जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिटर्न का मतलब क्या है, कि एक रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम की मीन्स आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट डिपॉजिट्स पे। और अगर आपने जो है शेयर्स में लगाया है पैसा, तो उसके लिए बदले जो आपको रिटर्न मिल रही है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और साथ ही साथ एक कैपिटल एप्रिसिएशन, मीन्स अब आपने जो है पैसा लगाया था, मैं एग्जांपल क्योट कर रहा हूँ 20,000, और जब आप उसको जो है सिक्योरिटी को बेच रहे हैं, उस शेयर्स को या उस डिवेंचर को बेच रहे हैं,
तो वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने 20,000 लगाया था उसको अब आप मोर देन दैट बेच रहे हैं, मीन्स 30,000 में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेच रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा 10,000 का जो अंतर है जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में आया, दैट इज़ कैपिटल कंसिडरेशन। ये भी हमारे क्या है, रिटर्न का पार्ट रहता है। तो आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो जो इंटरेस्ट है, नो डाउट जो आम लोग समझते हैं वही रिटर्न है, वही रिटर्न नहीं है। अगर आपने किसी ऐसी सिक्योरिटी में पैसा लगाया है जिसकी कैपिटल वैल्यू भी बढ़नी है और उसके कारण भी आपको क्या है, एट द टाइम ऑफ सेल आपको जो है प्राइस चेंज का लाभ मिल रहा है, तो दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ रिटर्न। तो आइए गाइस इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ कि रिटर्न मीन्स रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक कोई व्यक्ति है, उसने जो शेयर खरीदा है वो 3,000 का खरीदा है जिसका करंट मार्केट प्राइस है, और जो इन्वेस्टर अब क्या करना चाहता है, 100 शेयर उसने इस तरह के खरीदे हैं। एक साल के बाद क्या करना चाहता है, वो उसको बेच देना चाहता है, और एक साल के बाद उसको पर शेयर पे ₹100 डिविडेंड मिलता है। और जब एक साल हो जाता है तो उसी जो उसने 3,000 रुपये में एक शेयर खरीदा है उसको वो 4,000 में बेचता है, और हमें कहा गया है कि आप इस इन्वेस्टर की रिटर्न को फाइंड आउट कीजिए। गाइस अब अगर हम देखते तो नॉर्मली हम क्या देखते कि 100 पर शेयर हमें उस पर क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रही है। तो हम क्या करते कि 100 शेयर हमारे पास थे और 100 को मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना आया, सिर्फ 10,000 ही रिटर्न हुई। लेकिन जब उसने वो बेचा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर तो वो 4,000 पे बिका। 4,000 पे बिकने का मतलब है कि 4,000 एक शेयर बिका। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 1,000 जो है सीधी कैपिटल एप्रिसिएशन है एक शेयर पे, और आपने कितने शेयर खरीदे हैं, 100 खरीदे हैं। तो सीधा सीधा आपको लगता है कि आपको जो है 1,00,000 रुपये का कैपिटल एप्रिसिएशन आपने कमाया है। और आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिटर्न में जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ फ्रॉम द पार्ट ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का ही आपको 1,00,000 मिल रहा है, और जो रेट ऑफ डिविडेंड जो है दैट इज़ मीन्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो 10,000 रुपये ही है। तो इस तरह से अगर आप इसको पूरा करके देखते हैं, जैसा फॉर्मूला आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये जो इन्वेस्टर जो है 36.66 रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रहा है। मेरा यहाँ समझाने का मतलब यही था कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो भी आपकी रिटर्न का पार्ट रहता है। गाइस इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि कॉजेज़ ऑफ रिस्क। रिस्क जो होता है वो क्यों अराइज होता है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं गाइस। जैसे आपने जो गलत टाइम पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दी। गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि मार्केट में सिचुएशन आलो इन्वेस्टमेंट के फेवर में नहीं थी, और आपने क्या किया जो है उस टाइम पे ही इन्वेस्टमेंट कर दी। और उसके बाद बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर हो सकते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड फैक्टर हो सकते हैं, और पॉलिटिकल जो है फैक्टर हो सकते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, कोई हमारा जो टैक्सेशन नेशनल और इंटरनेशनल लॉ है वो बदल गया जिसके कारण आपकी जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न में अंतर आया, तो वो भी बहुत सारा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो सकता है। उसके बाद जो है रॉन्ग क्वांटिटी मींस पोर्टफोलियो की आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी उसका जो आप जो कंपोजिशन नहीं बना पाए, मतलब एक राइट अमाउंट आप वहाँ पर नहीं लगा पाए। आपने जो है उसमें जो है या तो अंडर इन्वेस्टमेंट किया या ओवर कर दिया, आप अप्रोप्रिएट पोर्टफोलियो तक नहीं पहुँच पाए। मींस डिफरेंट डिफरेंट जो कम्बिनेशन आपको चूज़ करना था वहाँ आप जो है फेल हो गए। तो इसके कारण भी आपके जो एक्चुअल रिटर्न जो एक्सपेक्ट किया है और जो एक्चुअल है उसमें डेविएशन आता है, और उसी को तो हम रिस्क कहते हैं। उसके बाद गाइस ढेर सारी नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण हो सकता है। अब नेचुरल कैलामिटीज़ कोई भी भूकंप है, बाढ़ है, उसके कारण इकोनॉमी या आपने जहाँ इन्वेस्ट किया था वहाँ असर पड़ा, तो ये भी जग जाहिर है कि आपको की जो रिटर्न है उसमें रिस्क बढ़ेगा, मीन्स आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न था वो कम जाएगा। उसके बाद जो एक नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, मीन्स आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया था और वो इकोनॉमी के जो फ्लैक्चुएशंस है या इकोनॉमी की कंडीशन है उस पर कहाँ तक इफेक्ट हो रहा है। और इंस्ट्रूमेंट नेचर के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपने शेयर्स में लगाया था या आपने जो है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस सिक्योरिटीज़ में लगाया था। अगर आपने शेयर्स में पैसा लगाया था तो इसका मतलब है कि आपको उसमें बहुत रिस्क रहने वाला है। लेकिन आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग में लगाया, आपने बैंक में पैसा लगाया है टर्म डिपॉजिट पे, या आपने डिवेंचर पे पैसा लगाया है, तो वहाँ पर आपका रिस्क जो है कम रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो गाइज़ ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न कॉज है जो कि रिस्क को अफेक्ट करता है। उसके बाद क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इशूर,
ये उन केसेस में बहुत मैटर करता है, जैसे कंपनीज और शेयर मार्केट के केसेस में, कि आपने जो जो इशूर है जिससे आपने सिक्योरिटी खरीदी है, चाहे शेयर्स हैं, डिवेंचर है या कोई भी चीज़ है, वो कितना क्रेडिबल है, मीन्स कितना विश्वसनीय है, और उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है कि क्या वो आपको रिटर्न दे पाएगा, आपका जो है अमाउंट जो है मेच्योरिटी पे वापस कर पाएगा। इस पे भी रिस्क जो है क्या करता है, बहुत डिपेंडेंट रहता है। अगर लगता है कि वो आपको टाइमली अर्निंग प्लस प्रिंसिपल अमाउंट बैक कर देगा, चाहे उसमें अप्रिशिएशन है, तो उसमें जो है आपका रिस्क बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि आप जो है अपनी एक्सपेक्टेशन के आसपास या उससे ऊपर जाएंगे, तो आपका जो है रिस्क जो है उसी अकॉर्डिंगली जो है आप कम कर पा रहे हैं। और उसके बाद है गाइस मेच्योरिटी पीरियड। मेच्योरिटी पीरियड भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो रिस्क का कॉजेज है। मींस अगर आप क्या कर रहे हैं, लेसर द मेच्योरिटी पीरियड लेसर विल बी द रिस्क, और हायर द मेच्योरिटी पीरियड हायर विल बी द रिस्क। जितना आप मेच्योरिटी पीरियड को आगे जाएंगे उतना ही मार्केट में फ्लक्चुएशन के चांसेस हैं, और आप जो है अपने पैसे में उतनी ही फ्लक्चुएशन रिटर्न्स में देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर लंबा पीरियड होगा तो उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएगी, फ्लक्चुएशन मार्केट बदलेगी तो आपके जो है रिटर्न भी में भी फ्लक्चुएशन आएगी, और आपको जो है रिस्क कॉज करेगी। तो ये गाइस रिस्क के जो है एक कारण थे, जो कि हमेशा जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से आपने जो है इनको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे गाइस हम रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक बात मैंने हाईलाइट भी की, आप देख सकते हैं कि डोंट टेक रिस्क ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि रिस्क की जब बात आती है तो हम इसको हमेशा ही एक नेगेटिव लेते हैं, पर इस लेक्चर के बाद आप इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। तो गाइस जो एक रिस्क और रिटर्न में रिलेशनशिप जो रहता है, दैट इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसको हम कह सकते हैं। डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप रहने का मतलब है कि अगर रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न भी बढ़ेगी। अब रिस्क बढ़ेगा, रिटर्न भी बढ़ेगी, और आप देख सकते हैं हायर द रिटर्न हायर द रिस्क होना था गाइज यहाँ पे, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट, मीन्स हायर विल बी द रिटर्न। तो अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हैं तो आप रिटर्न के कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये भी लिखा है कि रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड टू हैंड, ये एक साथ ही चलते हैं, ये तो सगे भाई की तरह आप बोल सकते हैं, ट्विन्स हैं, अगर एक होगा तो दूसरा भी होगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि डोंट टेक रिस्क ऑलवेज नेगेटिव, आपको रिस्क हमेशा ही नेगेटिव नहीं लेना है, रिस्क पार्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट का। प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क फ्री नहीं है, चाहे आप बैंक में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रख रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रख रहे हैं, तो वहाँ भी आप ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही रिस्क फ्री हैं। वहाँ भी एक जो लो अमाउंट से इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो रिस्क है वो वहाँ पे भी चल रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं है जिसको आप जो है प्रैक्टिकल में जो है रिस्क फ्री कह सकें, और रिस्क के बिना आप कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, और अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो आपको रिटर्न भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, और आप हमेशा रिस्क को जो है नेगेटिव ना लें, क्योंकि रिस्क के साथ ही आपका जो है एक अर्निंग चलता है, और ऐसे कोई भी वर्ड में आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी जो बिल्कुल रिस्क फ्री होगी। तो एक जो जेन्युइन और रीजनेबल रिस्क जो है वो तो आपको लेना चाहिए, और उस रिस्क से प्यार भी करना चाहिए। आइए गाइज आप शुरू करते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ जो रिस्क हैं वो कौन कौन से रहते हैं। यहाँ पर गाइज दो ही महत्वपूर्ण रिस्क को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि सिस्टमैटिक तथा अनसिस्टमैटिक, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब सिस्टमैटिक क्या है, जैसा इसका नेम सुजेस्ट कर रहा है कि मीन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो सिस्टम में प्रेजेंट है। और सिस्टम में प्रेजेंट होने का मतलब है कि यू कांट अफेक्ट, आप जो अफेक्ट नहीं कर सकते, हम और आप अफेक्ट नहीं कर सकते। और अगर इसको हम फॉर्मली कहें तो वेरिएशन इन रिटर्न कॉज्ड बाय फैक्टर अफेक्ट द प्राइसेस ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। अब ये ऑल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज को क्या करता है, अफेक्ट करता है, और इट मे बी ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और अदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के कारण जो आपकी रिटर्न में वेरिएशन आ रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक रिटर्न है ये क्या करता है, अफेक्ट द होल इकोनॉमी इन द सेम डायरेक्शन। अब ये रिस्क जो है किसी के साथ आप बोल सकते हैं पार्शियलिटी नहीं करता है, ये क्या है पूरी मार्केट को एक ही तरीके से अफेक्ट करेगा। हो सकता है उसका क्या है मैग्नीट्यूड कम रहे, मैग्नीट्यूड कम होने का मतलब है कि उसमें कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी हैं जिस पे कम इफेक्ट पड़ रहा है और कुछ पे ज़्यादा पड़ रहा है। और इस रिस्क को क्या आप जो क्या है एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस रिस्क को से आप बच नहीं सकते, इसलिए हम इसको जो है अनअवॉइडेबल रिस्क होते हैं, ये रिस्क होता है। और इसको आप जो है पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन से भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। मींस अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये रिस्क जो है आपके साथ चलता ही रहेगा।
क्योंकि अगर आरबीआई ने कोई पॉलिसी बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पॉलिसी बनाई है या कोई इंटरनेशनल लॉ है, तो उसको हम और आप अफेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम इस रिस्क के साथ ही हमें चलना होता है और इस रिस्क के साथ ही इन्वेस्टमेंट को करना होता है। और इसकी जो महत्वपूर्ण बात है, ये पूरी इकोनॉमी को सेम डायरेक्शन में, मीन्स अगर पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है तो पॉजिटिवली ही सारी सिक्योरिटी, सारी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा, और नेगेटिवली कर रहा है तो नेगेटिवली ही करेगा। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि कुछ सिक्योरिटी ऐसी हो जो कम रजिस्ट कर रही हो इससे, और कुछ ऐसी हो जो कि हो ज़्यादा अफेक्ट हो रही हो। गाइस, जो दूसरा है जिसको हम कम कर सकते हैं, दैट इज़ अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक क्या है कि आपकी जो है रिटर्न में वो वेरिएशन जो किसके कारण आया, जो कि आपके पकड़ में था, और आपकी जो एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक है या आपकी जो है फर्म स्पेसिफिक है, और इसको जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं इफेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू। और ये जो रिस्क जो है ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट नहीं करता है, ये एक फर्म स्पेसिफिक रिस्क है, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसके कारण रह सकता है। आप कंपटीटर को अच्छे से फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट के प्रति उसकी क्या है प्रेफरेंसेस बदल रही है, जिसके कारण आपकी क्या है जो रिटर्न है वो बहुत नीचे आ रही है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि ये आपकी ही फर्म से, आपकी ही कंपनी से जुड़े रह सकते हैं। ये रिस्क पूरी तरह से पूरी जो कंपनी या मार्केट को जो है अफेक्ट मार्केट और जो इकोनॉमी है उसको अफेक्ट नहीं करता। तो हम जो अगर रिस्क मैनेजमेंट में जो किसी की बात करते हैं तो दैट इज़ अनसिस्टमेटिक रिस्क। आप अनसिस्टमेटिक रिस्क की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यही एक कंट्रोलेबल रिस्क है जिसको आप इफेक्टिव पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इसी में ही चेंजेस कर सकते हैं। आपको सिस्टमेटिक रिस्क के साथ हमेशा चलना होता है, आप उसको जो है बदल नहीं सकते। गाइस, इसके आगे हम डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। आप देख पा रहे हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क के मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ। अब सिस्टमैटिक रिस्क मीन जो कि एक सिस्टम में ही था और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के कारण था जिसको आप नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, आरबीआई ने पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाई, तो उसमें हम और आप क्या उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है कि मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क जो है प्राइम फैक्टर हैं कि इसके सिस्टमैटिक रिस्क के। मार्केट रिस्क मीन्स जब आपने जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट की है उसकी जब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज के कारण जो आपके रिटर्न में जो अंतर आ रहा है, दैट इज मार्केट रिस्क। और मार्केट रिस्क किसके कारण अराइज होता है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, कोई इवेंट है, कोई एक्सपेक्टेशन है, सेंटीमेंट है, कोई न्यूज़ ऐसी या साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर है जो कि क्या करती है, आपको लगता है कि मार्केट में बहुत अच्छी ये चीज़ चलने वाली है तो आप क्या करते हैं उसको जो है परचेज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट ये धराशायी हो रही है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने जो उसको एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, तो आप क्या करते हैं वहाँ से जल्दी जो है अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं। तो ये क्या करता है कि इम्बैलेंसेस क्रिएट करता है डिमांड और सप्लाई में जो इन्वेस्टमेंट है, जिसके कारण जो है मार्केट रिस्क मीन्स आपकी रिटर्न में जो है वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। उसके बाद गाइस क्रेडिट इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क जो मैंने पहले भी बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिजिकल पॉलिसी और कोई भी क्रेडिट पॉलिसी फ्रेम की, उसके कारण जो इंटरेस्ट रेट में जो है बदलाव आ रहे हैं। आप देखते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करती है टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करती है। अब गवर्नमेंट जब इसको रेट को बढ़ाती है तो दैट विल अफेक्ट एडवर्सली वो आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट ने ये रेट बढ़ाए तो आपको जो क्या होगा, लोन महंगा हो जाएगा, और लोन महंगा हो गया तो आप जो है वहाँ उस लोन को लेके जो है इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आपको कॉस्टली मिल रहा है। तो ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिस्टमैटिक रिस्क का। और जो है अगला है परचेजिंग पावर। अब परचेजिंग पावर रिस्क क्यों होता है? परचेजिंग पावर रिस्क का मतलब है कि आपका जो है रिटर्न में जो वेरिएशन आया दैट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मार्केट में क्या है, रीजिंग प्राइस की सिचुएशन आए तो हम उसको बोलते हैं कि आप इकोनॉमिक में जो है इन्फ्लेशन में है, और अगर इसका रिवर्स होता है तो डिफ्लेशन में है। अगर इन्फ्लेशन का मतलब है तो आपकी रिटर्न क्या है, मीन्स आपको रॉ मटेरियल है, आपको डिफरेंट जो पेमेंट्स है उसको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा, जिससे आपका क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा और आपकी जो है रिटर्न कम रहने वाली है। और आपकी ही रिटर्न कम रही तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं आप उनको भी, जो शेयर होल्डर हैं, डिवेंचर होल्डर हैं, उसको जो है कम रिटर्न दे पाएंगे। और इसके कारण जो आपका क्या होता है, जो एक्चुअल रिटर्न है वो जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ डेविएट कर जाता है। तो गाइज ये सिस्टमेटिक रिस्क है जिसके साथ आपको हमेशा जीना होता है, जिसको आप जो है बदल नहीं सकते। जिसको बदल सकते हैं अब हम उसकी बात करते हैं, ये है अनसिस्टमेटिक रिस्क।
अनसिस्टमैटिक रिस्क मींस कि फर्म स्पेसिफिक, इंडिविजुअल स्पेसिफिक और कंपनी स्पेसिफिक रिस्क है, ये आप पूरी इकोनॉमी में प्रिवेल नहीं है करता। और इसमें आप देख सकते हैं कि बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क की मैं बात करने वाला हूँ। बिजनेस रिस्क का मतलब है कि अगर आपके जो है बिजनेस में आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में अगर, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट रहती है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल, और अगर आपने उसमें जो है फिक्स कॉस्ट का ज़्यादा पोर्शन हो गया एज़ कम्पेयर टू वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपको जो है बिजनेस रिस्क क्रिएट करता है। और बिजनेस रिस्क क्रिएट करने का मतलब है कि आपकी जो, क्योंकि फिक्स जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती है, मीन्स अपने आप लेवल को बढ़ाओगे घटाओगे दैट विल रिमेन सेम। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि दैट विल अफेक्ट योर रेवेन्यू, क्योंकि उससे सेल भी बढ़ेगा, उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इसके कारण जो वेरिएशन आता है दैट इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग लीवरेज, जिसकी हम डिटेल में कभी फिर से बात करने वाले हैं गाइज। इसके बाद है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मीन्स कि आप ये डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से एसोसिएट करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने डिफरेंट सारे कॉम्बिनेशन बनाए होते हैं, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिवेंचर्स है, बैंक लोन है, अदर लोन है, उसमें उस तरह का कंपोजिशन रहता है। अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में जो सिक्योरिटीज़ हैं जो उसमें वो फिक्स चार्जेस वाली ज़्यादा हैं, मींस आपने डेट ज़्यादा रेज किया है, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो एक लाइफ उसमें जो जिसको हम फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं, इससे आपको क्या होगा कि फिक्स्ड इंटरेस्ट की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक मैच्योरिटी के बाद, या जो आपने उसमें जो एग्रीमेंट में जो जो रखा है। तो इसका देने का मतलब है कि अगर आपको इनकेस लॉस भी हो जाता है तो आपको जो फिक्स्ड चार्ज जो सिक्योरिटीज़ है उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर आपकी रिटर्न उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रही, या आपने मैनेजमेंट या कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं किया था, तो ये क्या करेगा, जो शेयर होल्डर हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन को बढ़ाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सारा जो है एक अप्रोप्रिएट लिमिट से ऊपर क्या किया है, एक डेट्स को इंगेज किया है। और डेट्स को इंगेज करने का मतलब है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने एग्रीमेंट में रखा है वो आपको वापस करना ही पड़ेगा। लेकिन शेयर होल्डर के केसेस में ऐसा नहीं होता, उनको अगर कुछ मिले बचेगा तभी ही मिलेगा। तो उनकी जो है इससे क्या होती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड को एक्सपेक्ट करते हैं, और जिसको फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं, जिसकी हम आगे बात डिटेल में करने वाले हैं। उसके बाद गाइज क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क की हर इंडिविजुअल हैं या बैंक है या कंपनी या जहाँ भी आपने इन्वेस्ट की है, ये हमेशा आपके साथ रहने वाला है। पर जो आप इसको इफेक्टिव मैनेजमेंट के साथ कम कर सकते हैं। मैंने बोला कि ये क्या है कि इसका पार्ट है अनसिस्टमैटिक रिस्क, और अनसिस्टमैटिक रिस्क को ही हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क तो सिस्टम के हिसाब से चलेगा। तो क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क का मतलब है कि चांसेस ऑफ बैड डेट्स, मींस आपने जो पैसा जहाँ लगाया था या जहाँ इन्वेस्ट किया था वो आपको हो सकता है कि ना वापस मिले। और बहुत सारे खासकर जो बिजनेस जो वर्ल्ड में है वो चीज़ें होती है कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ रिस्क चलता है, लेकिन इसको आप इफेक्टिव कलेक्शन पॉलिसी से जो क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि ये अनसिस्टमैटिक रिस्क का पार्ट है गाइज। अब हम बात करेंगे कि ये जो रिस्क है इसको कम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बात भी कही कि रिस्क को जो है आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर बिल्कुल ही कम नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते कि रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ कोई रहती है, प्रैक्टिकल में गाइज ऐसी कुछ भी नहीं रहती है। आप तो मैंने लिखा भी है कि हाउ टू मिनिमाइज रिस्क, और ब्रैकेट में देखेंगे तो आप अनसिस्टमैटिक रिस्क है, मींस अनसिस्टमैटिक रिस्क ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कम कर सकते हैं। और इसको आप कैसे कम करेंगे, ये हमारे पास टूल रहता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, और जो कि प्रवर्ब पे बेस्ड है, जिसको मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ कि डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट, कि जो है सभी एग को जो है एक बास्केट में मत रखिए। एक बास्केट में रखने का मतलब है कि वो आपस में टकराएंगे और टूट सकते हैं। तो अभिप्राय ये है कि आपको जो है अगर पैसा लगाना है, आपने अगर कोई लाख या 2 लाख रुपए लगाना है तो उसको एक जगह पे मत लगाइए, उसको डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में डिफरेंट एवेन्यूज़ में लगाइए, ताकि आपको जो ओवरऑल जो रिटर्न रहे वो आपका पॉजिटिव रहे। क्योंकि सारी ही चीज़ें एडवर्सली अफेक्ट मार्केट में नहीं होगी, कुछ कम मैग्नीट्यूड में होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब है कि आपने जो है डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में
पैसा लगाना है, ना कि एक ही इन्वेस्टमेंट में, एक ही एसेट्स में। इसको आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे लिखा है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो का मतलब है विविधीकरण। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को विविध कर दिया, आपने विभिन्न डॉक्यूमेंट में, विभिन्न एसेट्स में, विभिन्न कंपनीज में, विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में लगा दिया। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या है कि आपको हर इंडस्ट्री भी लॉस में नहीं रहेगी, कोई ना कोई इंडस्ट्री तो है जो पॉजिटिवली वर्क करेगी। इसी तरह से हर एसेट्स जो है नेगेटिव रिटर्न नहीं देगा, कुछ पॉजिटिव भी देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह, एक एसेट्स एक कंपनी में नहीं लगानी है। आपको क्या करनी है, डिफरेंट एसेट्स में। डिफरेंट एसेट्स का मतलब है कि आपने अपना कुछ पैसा गोल्ड, रियल इस्टेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर कुछ आप रिस्क कम करना चाहते हैं, बुलियन मार्केट, तो इसका आपने एक कॉम्बिनेशन बनाना है। क्यों, हो सकता है कि आपको गोल्ड से रिस्क हो गया तो बाकी जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे, जिसका आपका ओवरऑल जो है रिटर्न जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। उसी तरह से आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। मतलब आपने सिर्फ बैंक डिपॉजिट ही रखा, टर्म डिपॉजिट ही रखा, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, कुछ पैसा शेयर्स, कुछ डिवेंचर्स, कुछ डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में लगाना है, ताकि आपको कुछ हायर रिस्क, हायर रिटर्न वाले हो, और कुछ आपके जो रिस्क को जो है कम करने वाले, मींस जिसको आपको श्योरिटी है कि इस पे जो है रिस्क अमाउंट जो है मैग्नीट्यूड कम रहने वाला है। तो उस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करना है। आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज चूज करनी है। इंडस्ट्रीज मीन जो सेम लाइन ऑफ जो फर्म है, जो इंगेज होती है सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, उसमें आपने लगाना है। आप टेक्सटाइल्स में कुछ पैसा लगा सकते हैं, आईटी सेक्टर में लगा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लगा सकते हैं। और इसमें लगाने का मतलब है कि आईटी सेक्टर अगर बूम में जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बाकी सारे सेक्टर जो है लॉस में जाएंगे। हो सकता है कि टेक्सटाइल आपका जो है क्या चला गया, नीचे चला गया, पर आईटी सेक्टर और फार्मास्यूटिकल में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो वो क्या करेगा, आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा, क्योंकि वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा। तो अगर आपने एक ही इंडस्ट्रीज़ में लगाया है और वो इंडस्ट्री जो है हमारा सिस्टमेटिक रिस्क है उससे अफेक्ट हो गई, तो आपका तो सारा का सारा रिटर्न क्या हो गया, बिल्कुल नेगेटिव फॉर्म में आ गया, मीन्स आपको लॉस हो गया। उसके बाद आपने डिफरेंट कंपनीज चूज करनी है। मीन्स एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। एक ही कंपनी में लगाने का मतलब है कि आप कंपनी को एज के हिसाब से, वो कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, किस नेचर के बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करके आप इन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में पैसा आपने लगाना है। तभी आपकी ओवरऑल रिटर्न जो रहेगी वो पॉजिटिव रह सकती है। तो गाइज़, आई होप आपने इस लेक्चर में सारी इन्वेस्टमेंट रिस्क और रिटर्न को अच्छे से समझा होगा। अगले लेक्चर में मैं बात करूंगा कि हम किस तरह से रिस्क एंड रिटर्न को जो है मेज़र कर सकते हैं। तो गाइज़, अपना बहुत ख्याल रखें, और मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।